वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए प्रीपोजिशन का अगला टॉपिक, अगला वीडियो। और ये वो प्रीपोजिशंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और डेली बेसिस पर इनको जो है इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। एंड विदाउट द प्रीपोजिशन वन कैन नॉट ट्रांसलेट द सेंटेंसेस हिंदी इंटू इंग्लिश एंड इंग्लिश इंटू हिंदी। दैट्स वाई लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बिना समय की बर्बादी के हम शुरू करते हैं। आज की प्रीपोजिशंस हैं काफ़ी पहले वाले वीडियो से ज़्यादा हैं, तो देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहली है बाई। बाई प्रीपोजिशन आप पिछली दो वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं और उन वीडियोज़ में बाई के अलग अर्थ थे, अलग उनके यूजेस थे। और यहाँ पर आप फोर्थ टाइम, चौथी बार बाई पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अपना एक अलग मीनिंग है, अर्थ है। तो यहाँ पर बाई का अर्थ है पास। पास आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए आप समझें कि पास यानी कि नज़दीक, अर्थात जिसे समीप भी कह सकते हैं। ये पास वो वाला पास नहीं है। एक वो पास जो होता है जिसके लिए हम यूज़ के तौर पर हैव लगाते हैं, ये वो वाला पास नहीं है। वो वहाँ पर यूज़ मान लें या फिर वर्ब मान लें। ये पास जो है बाई, जो कि एक प्रीपोजिशन है, तो इसलिए बाई का मीनिंग होता है पास, जिसे आप नज़दीक कह सकते हैं या समीप। सी द एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एग्ज़ाम्पल है। सेंटेंस लिखा है, आज सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखे गए हैं और ब्लैंक्स एरिया छोड़ दिए गए हैं। इन प्रीपोजिशंस को पढ़कर, समझकर इन सेंटेंसेस को हमें फिल करना है और साथ ही साथ इनके मीनिंग्स हिंदी में समझने हैं। तो सबसे पहला है शी इज़ वीपिंग डॉट 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 द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, वह अपने पति के शव के पास रो रही है। तो आया पास। तो अब पास आप देख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तीन वर्ड मीनिंग ऐसी कॉमन है जिनका तीनों का अर्थ है सेम, पास, बट इनके यूजेस अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ पर बाई लगाना है। अगर आप पूछेंगे ये बाई ही क्यों लगाना है, इन तीनों में हम कैसे जानेंगे कि कौन सा लगाना है, तो ध्यान से समझें। बाई का प्रयोग इन शब्दों के लिए तब करते हैं एज अ प्रीपोजिशन जब नज़दीकी अत्यधिक हो। तो हम कह सकते हैं अधिक नज़दीकी हेतु, जब बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी हो, बिल्कुल क्लोज़र, बिल्कुल नज़दीक हो, बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक। तो ये जो महिला है वो अपने पति के शव के पास बिल्कुल नज़दीक में बैठी है, इसलिए बाई का यूज़ यहाँ पर किया गया है। दूसरा जो है वो बिसाइड है। बिसाइड ये जो है, इसका अर्थ तो सेम है पर यूज़ अलग। ये बिसाइड पास, नज़दीक या समीप के लिए तब यूज़ किया जाता है जब कोई आपके लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या फिर अगर हम किसी एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, जैसे घरों के एग्ज़ाम्पल, आपका घर है और आपके घर के लेफ़्ट साइड घर हैं, राइट साइड घर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब पास या नज़दीक बताया गया हो और आप ये बताना चाहते हो कि वो व्यक्ति या चीज़ बिल्कुल समीप पे है, लेफ़्ट या राइट हैंड साइड है, तब आपको जो है बिसाइड्स का यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल आपके सामने लिखा है, माई फ्रेंड सिट्स, मेरा दोस्त बैठता है डॉट 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 मी इन द क्लासरूम, कक्षा में मेरे पास।
मेरा दोस्त कक्षा में मेरे पास बैठता है। अब आपका दोस्त है, कक्षा भी दे दिया है, इससे पता चलता है कि वो आपके साथ जब सीट पे बैठेगा या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा। इससे हमें पता चला कि हम यहाँ पर प्रीपोजिशन बिसाइड्स लगाएंगे, बिसाइड। तो बाई का प्रयोग जब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो, क्लोज़र। बिसाइड का प्रयोग जब आपके लेफ्ट और राइट हैंड साइड हो, कोई नज़दीक, तब। और नेक्स्ट है नियर। इट इज़ अ कॉमन यूज़, ये बिल्कुल कॉमन यूज़ जिसमें आपका कोई सेंस शामिल नहीं है, ना ही आप वहाँ पर ये दर्शाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नज़दीक है चीज़ या व्यक्ति, ना ही आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो चीज़ या व्यक्ति लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है। कॉमनली आप कह रहे हो। तो आप ऐसी सिचुएशन में जब आप कॉमनली कह देते हैं पास, नज़दीक या समीप, जिसमें कोई ख़ास रीज़न नहीं दिया होता है, तब आपको नियर का यूज़ करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, इट्स अ रॉन्ग, हिज स्कूल स्टैंड्स नियर द रेलवे स्टेशन। उसका स्कूल रेलवे स्टेशन के पास है, उसका स्कूल रेलवे स्टेशन के पास है। तो इसी प्रकार से अक्सर हम लोग सेंटेंसेस कहा करते हैं कि मेरा घर जो मंदिर के पास है, मैं स्टेशन के पास रहता हूँ, उसकी दुकान मेरी दुकान के पास है। तो कॉमनली जब आप ये पास वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, तब आप नियर लगाते हैं। लेकिन वहीं पर आप बिल्कुल क्लोज़र, बिल्कुल नज़दीक बताना चाहते हैं तो बाई, और दाएं और बाएं की स्थिति बताना चाहते हैं तो बिसाइड्स प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट। अब आप देख रहे हैं एक और प्रीपोजिशन लिखी है बिसाइड्स, जो कि इससे मिलती जुलती है, सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है और वो क्या है, एस। बिसाइड, बिसाइड्स, इतने में मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट। और क्या है, के साथ साथ, जिसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं के अतिरिक्त। के साथ साथ, के अतिरिक्त, दोनों का मतलब सेम है और इन दोनों ही शब्दों के लिए आपको बिसाइड्स का यूज़ करना है। कैसे करना है, लेट्स सी। आई स्टडी साइंस, मैं विज्ञान पढ़ता हूँ, डॉट 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 इंग्लिश, साथ ही साथ या के अतिरिक्त इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश भी पढ़ता हूँ, साइंस भी पढ़ता हूँ। यानी कि जब आप दो दो टास्क एक साथ कंप्लीट करते हैं या दो टास्क आप करते हैं, तभी ये हिंदी वर्ड के साथ साथ के अतिरिक्त आता है, जिसके लिए आपको बिसाइड्स का प्रयोग करना होता है। इसलिए इस सेंटेंस में आई स्टडी साइंस बिसाइड्स इंग्लिश। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। आप कहें बच्चे सेब के साथ साथ केले खाना पसंद करते हैं, तो आप बना लेंगे इसका, द चिल्ड्रन लाइक बनानाज बिसाइड्स एप्पल्स। मैं पढ़ाने के साथ साथ पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक स्टडी बिसाइड्स टीचिंग। तो इन दिस वे आपको बिसाइड्स का यूज़ करना है। इस बिसाइड्स का ठीक अपोजिट होता है इंस्टेड ऑफ, जो हम बाद में आपको बताएंगे क्योंकि वो उससे थोड़ी अलग लिखी हुई है। तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके सामने दो आई हैं, एक है ये ऑफ, एक ये है ऑफ। रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ऑफ, ऑफ, दिस इज ऑफ। इसका हिंदी अर्थ है का की के, का की के, बट याद रहे का की के ना कि को। बच्चों को गलतफहमी होती है कि ऑफ का की के लिए यूज़ किया जाता है, बट इस का की के कन्फ्यूज़न में वो को भी इसी में समझ लेते हैं, जबकि इसके लिए नहीं लगता, क्योंकि को किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ आता है जहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। का की के लिए लगाया जाएगा
जबकि ऑफ OFF ऑफ का अर्थ होता है से अलग, से दूर, जिसका एग्जाम्पल है स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद कर दो। और ऊपर वाले ऑफ का एग्जाम्पल है द सन ऑफ मालती इज वेरी इंटेलिजेंट। एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो काकी के है ये दो नाउन्स को जोड़ने का काम करता है, तभी काकी के आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अंग्रेज़ी की किताब, मोहन का भाई, मैथ्स की क्लास। तो आपने देखा दो नाउन हैं और उन दो नाउन्स के बीच में काकी के। तो ऐसी सिचुएशन में जब काकी के दो नाउन्स के बीच में आता है तब ऑफ का प्रयोग किया जाता है। वही यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है सन और इधर लिखा है मालती। एक नाउन ये है और एक नाउन ये है। इस प्रकार से दो नाउन्स के बीच में जब काकी के आता है तो ऑफ लगता है, इसलिए ऑफ लगाया गया। तो हो गया द सन ऑफ मालती, मालती का बेटा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान है। नाउ सी द नेक्स्ट। अब अगला एग्जाम्पल आफ्टर, जिसके दो अर्थ लिखे बाद और पीछे। जनरली सभी बच्चे जानते हैं कि आफ्टर का हिंदी अर्थ बाद होता है और इसका यूज़ भी जानते हैं। तो इसलिए आप ये जान लें कि आफ्टर का अर्थ पीछे भी होता है, जिसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे, पीछे आए या पीछे पीछे आए, आपको एक ही बार आफ्टर लगाना, दो बार डबलिंग सेंस नहीं लगाया जाता इंग्लिश में। तो हो जाएगा वह मेरे पीछे पीछे बाजार जा रहा था। तो पीछे के लिए आफ्टर लगाया जाता है, जबकि बाद के लिए भी आफ्टर लगाया जाता है, जो आप पहले से ही जानते हैं। आई होप सो। नाउ सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट जिसका अर्थ भी पीछे है और वर्ड है बिहाइंड। ये जो वर्ड बिहाइंड है इसका और इसका सेम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके यूज़ में अंतर है। और यूज़ में अंतर क्या है कि आफ्टर यूज़ किया जाता है गति दर्शाने के लिए, गति, जबकि बिहाइंड का यूज़ किया जाता है स्थिर अवस्था के लिए। जब स्थिर अवस्था हो तो बिहाइंड और गतिशील अवस्था हो तो आफ्टर। कैसे? लेट्स सी। ही वॉज गोइंग टू मार्केट आफ्टर मी, यानी कि ही एंड मी ये गति कर रहे हैं, यानी कि मोशन में हैं, चल रहे हैं। इसलिए पीछे की हमने प्रीपोजिशन यानी कि वर्ड मीनिंग आफ्टर लगाई, जबकि बिहाइंड स्थिर अवस्था के लिए लगता है। तो स्थिर अवस्था के लिए लगता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल मैंने बनाया वाई डू यू सिट बिहाइंड मी इन द क्लास, तुम कक्षा में मेरे पीछे क्यों बैठते हो। अब यहाँ पर देखो तुम और मी, मैं, ये दोनों ही स्थिर अवस्था में क्लास में बैठे हुए हैं। ये स्थिरता को दर्शाते हैं। जब स्थिरता दर्शाई जाए तब पीछे के लिए बिहाइंड, जब गति दर्शाई जाए तो पीछे के लिए आफ्टर। यही आफ्टर और बिहाइंड में डिफरेंस है। जबकि आफ्टर का एक दूसरा अर्थ बाद भी होता है, जैसे कि मेरे बाद यहाँ कौन आएगा, हु विल कम हेयर आफ्टर मी, तो बाद के लिए आफ्टर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, बिफोर। जिस प्रकार से आफ्टर और बिफोर के बीच में, आफ्टर और बिहाइंड के बीच में डिफरेंस है, उसी प्रकार से
बिफोर और ये लिखी इन फ्रंट ऑफ के बीच में भी डिफरेंस है और कुछ सिमिलरिटी है। क्या? बिफोर का मतलब भी सामने और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने या के सामने। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है। अगर गति हो तो बिफोर और स्थिरता हो तो इन फ्रंट ऑफ। जबकि बिफोर के अलग अर्थ और भी होते हैं, पहले इस बाद की तरह, आगे यानी कि हमसे आगे। तो इस प्रकार से पहले आए तो भी आप बिफोर लगाएं, आगे आए तो भी बिफोर लगाएं, बट सामने आए तो सोच समझ कर लगाएं। क्या सोच समझ कर लगाएं? कि अगर गतिशील अवस्था है तो बिफोर लगाएं और स्थिर अवस्था है तो इन फ्रंट ऑफ लगाएं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं दे विल रीच होम डॉट 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 सनराइज। तो देखो यहाँ पर रीच पहुँचना की ही बात है। बे सूर्योदय से पहले घर पहुँच जाएंगे। गतिशील अवस्था दर्शाई गई है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे बिफोर, बिफोर सनराइज। दोबारा सुने, बे सूर्योदय से पहले अर्थात सूरज के निकलने से पहले घर पहुंच जाएंगे, इसलिए बिफोर। जबकि नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज स्टैंडिंग देयर डॉट 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 यू। वह वहाँ तुम्हारे सामने खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग देयर डॉट 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 यू। वह वहाँ तुम्हारे सामने खड़ी थी। खड़ी थी यानी कि स्थिर थी, इसलिए हम प्रीपोजिशन लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं अगेंस्ट। अब हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। पहले यूं आए, फिर यहां जाकर नीचे से ऊपर। तो अगला है अगेंस्ट। बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कहीं पे विरुद्ध या के खिलाफ आए या फिर इसका सेंस आए, कभी कभी ये वर्ड नहीं भी आता है, कभी कभी ये वर्ड नहीं भी आता है परंतु उसका सेंस होता है वहां पर, तब आपको अगेंस्ट लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आता है स्पष्ट रूप से के विरुद्ध तो आप लगा ही लेंगे, के खिलाफ तो आप लगा ही लेंगे, लेकिन जब नहीं आता तो आप कंफ्यूज। तो कैसी सिचुएशन में होगा? देखो, आई विल कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा डॉट 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 हिम, उसकी। तो उसकी यहाँ पर छिपा हुआ है, हिडन मोड में है, सेंस है क्या? मैं उसके खिलाफ शिकायत करूंगा। तो इसलिए बोला जाएगा नहीं कि बोलने में अनकंफर्ट लग रहा, तो सिंपली मैं उसकी शिकायत करूंगा। तो यहां पर हो जाएगा अगेंस्ट। और अगर आप ये अगेंस्ट नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तब यहां पर अगर आप इस अगेंस्ट की जगह पर टू कर देते हैं तो टू प्रीपोजिशन कर देने पर इसका अर्थ हो जाएगा मैं उनसे शिकायत करूंगा, और अगेंस्ट लगाने पर हो जाता है मैं उनकी या उसकी शिकायत करूंगा। देखो कितना डिफरेंस है दोनों में। अगेंस्ट लगाने पर मैं उनकी या उसकी शिकायत करूंगा और टू लगाने पर मैं उनसे शिकायत करूंगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, ड्यूरिंग। दिस वन इज ऑल्सो विदाउट कंफ्यूजन, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या नहीं है? ड्यूरिंग का सिंपली अर्थ होता है के दौरान या के समय, के दौरान या के समय। बच्चों जब भी कोई भी वीडियो देखना तो कॉपी और पेन लेकर बैठना है आपको। कोई भी वीडियो आप देखें उसमें वो सारी चीज़ें जो आपको नहीं आती, क्योंकि कुछ चीज़ें वो अधिकतर ऐसा होता है बच्चों को आती होती हैं, कि जो चीज़ नहीं आती उसको नोट कर लें। और बेहतर तो ये है कि आप सारी चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि पूरे कंटेंट को जब आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने एक कोटेशन कही थी, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। इसका मतलब कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब कि जब आप किसी कार्य को बार बार करते हैं, टिल यू आर नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट, और तब तक जब तक कि आप एक बेहतरीन और परफेक्ट नहीं बन जाते। तो इसलिए बार बार लिखने में भी कोई बुराई नहीं अगर आपको कुछ चीज़ें पहले से ही आती हैं। इट मीन्स, कहने का मतलब मेरा यही है कि आप जो है नोट कर लिया करें। इट विल बी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि सम टाइम आपके पास जो है यूट्यूब चलाने की व्यवस्था नहीं है, तब आप ऐसी परिस्थिति में अपनी नोटबुक का यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए।
तो ड्यूरिंग का बिल्कुल सिंपल यूज, के दौरान के सामने आए तो आप ड्यूरिंग लगा लें। तो सेंटेंस दिया है दे इंजॉयड, उन लोगों ने भरपूर मौज मस्ती की, आनंद उठाया। किस चीज़ का आनंद उठाया? हॉलीडेज, छुट्टियों का। अरे भाई छुट्टियां होती हैं तो हम लोग आनंद ही उठाते हैं, कौन से रोने के लिए बैठते हैं भाई? छुट्टियां हैं तो एंजॉय तो करेंगे ही। तो छुट्टियों के दौरान या छुट्टियों के समय, तो आप यहाँ पर प्रीपोजिशन ड्यूरिंग लगा लें, इट्स करेक्ट नाउ। और अब हम देखते हैं अगली जो कि है बिकॉज ऑफ और ड्यू टू। इन दोनों में सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटी दिखने में हिंदी अर्थ सेम, के कारण, बट इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ड्यू टू लगाया जाता है जब नाउन आए कोई, तब। नाउन यानी कि कोई नाम। अब नाम सिर्फ हमारे आपके लोगों के नाम से नहीं मतलब है, नाम का मतलब नाउन, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये मार्कर भी नाउन है, ये बोर्ड भी नाउन है, ये फैन भी नाउन है। तो कोई भी नाउन हो उसके साथ ड्यू टू, जबकि कोई कार्य हो रहा हो, कार्य, तो कार्य के होने के लिए आपको बिकॉज ऑफ लगाना है के कारण के साथ। एग्जाम्पल दोनों के ही एक साथ आप देखें, समझ जाएंगे। शी फेल इल, वह बीमार हो गई या बीमार पड़ गई। डॉट 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 वर्किंग हार्ड, ये देखो ये है कार्य, कार्य, ये रहा कार्य। कार्य है भी और कार्य की अंग्रेजी भी है यही। और कार्य कोई भी हो सकता है, यहाँ पर रीडिंग हो सकता था, राइटिंग हो सकता था, प्लेइंग हो सकता था, जंपिंग हो सकता था, रनिंग हो सकता था। एनी वर्ब ही कार्य होता है, वर्ब का ही रूप दिखाई देता है। या हम आपको समझाएं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वर्ब हो किसी भी रूप में, क्योंकि कार्य तभी होगा जब वो वर्ब होगी, क्योंकि वर्ब की हिंदी होती क्रिया, क्रिया का मतलब ही होता है कार्य यानी कि काम, तब आपको बिकॉज ऑफ लगाना है। तो आप सिंपली बड़ी आसानी से शी फेल इल बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का उच्चारण बिकॉज ऑफ भी होता है। और जब आप ड्यू टू देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि नाउन के साथ लगता है, तो यहाँ पर आप देखें ही स्टार्व्ड, वह भूख से मर गया। स्टार्व्ड मीन्स होता है भूख से मर जाना। तो हंगर नाउन है, इसलिए ड्यू टू, ही स्टार्व्ड ड्यू टू हंगर इन लॉकडाउन, के लॉकडाउन में, बंदी के समय, बंदी मतलब जैसे कि पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन है, बंद है। उस बंदी के समय में क्या होता है कि वह भूख के कारण या भूख की वजह से, ये जो के कारण है इसे आप ये भी कह सकते हैं की वजह, एक ही बात होती है, वह मर गया। चलिए देखते हैं अब अगले एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है इन स्पिट ऑफ, और उसी से मिलता जुलता मालूम पड़ता है इंस्टेड ऑफ, जबकि दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। ये एक जैसे नहीं हैं, दिखने में एक जैसे हैं, ना ही मीनिंग में एक जैसे हैं, और ना ही किसी तरीके से उनमें सिमिलैरिटी है। इन स्पिट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, जबकि इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के स्थान पर। के स्थान पर इंस्टेड ऑफ जो है वो बिसाइड्स का अपोजिट है। बिसाइड्स में मैंने आपको बताया था कि जब एक पर्टिकुलर बंदे से 2 टास्क कंप्लीट किए गए हों तो बिसाइड्स, सॉरी नॉट दिस वन इज बिसाइड्स। और जब जो है 2 टास्क में से एक किया गया हो तो इंस्टेड ऑफ। उदाहरण के तौर पर फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने बोला मैं पढ़ने के साथ साथ पढ़ाता हूँ, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाता हूँ, तो बिसाइड्स। आई टीच बिसाइड्स डूइंग स्टडी।
जबकि इसका अपोजिट ये है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ने के स्थान पर, मैं पढ़ने के स्थान पर पढ़ाता हूं, मतलब पढ़ता खुद नहीं हूं बल्कि पढ़ाता हूं। अदर वर्ड्स में देखें, जब दो टास्क एक साथ किए जा रहे हों तो बिसाइड्स और हिंदी वर्ड आएंगे के साथ साथ, के अतिरिक्त। और जब दो टास्क में से कोई एक कार्य किया जा रहा हो, एक टास्क किया जा रहा हो, तब आएगा इंस्टेड ऑफ, और हिंदी में आएगा के स्थान पर, या फिर ऐसे भी हो सकता है के बजाय। तो एग्जाम्पल देखते हैं दोनों में। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, डॉट डॉट डॉट, बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, यानी कि ये देखो के बावजूद, बीमार है इसके बावजूद वह स्कूल जाता है, बीमारी की परवाह किए बिना इसके बावजूद वह स्कूल जाता है। तो इन स्पिट ऑफ, तो यहां पर लगेगा ही गोज टू स्कूल इन स्पिट ऑफ बीइंग इल, वह बीमार होने के बावजूद स्कूल जाता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉयज प्लेज क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, डॉट डॉट डॉट, कबड्डी, यानी कि आजकल के लड़के कबड्डी के स्थान पर, ये देखो के स्थान पर, या फिर के बजाय आजकल के लड़के, उसमें आजकल नहीं है, ये मैं अपने पास से बोल रहा, आजकल के लड़के कबड्डी के स्थान पर क्रिकेट खेलते हैं। तो वही सेंटेंस है, यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं द बॉयज प्लेज क्रिकेट इंस्टेड ऑफ कबड्डी, लड़के कबड्डी के बजाय या फिर लड़के कबड्डी के स्थान पर क्रिकेट खेलते हैं। तो ये था। एंड लास्टली बचा आपका एट। एट का हिंदी अर्थ होता है पर। एट दो स्पेशल कंडीशन में लगाया जाता, एक तो पर आने पर एट का प्रयोग होता है, कब, खुले स्थानों के लिए, खुले स्थान, जिसका एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छा आसान मिल जाएगा, और वो क्या है, बर्थ ही उसको मारने लगे थे। उसका एग्जाम्पल क्या है, एट प्लेटफॉर्म। हम लोग अक्सर ये एग्जाम्पल देते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट प्लेटफॉर्म, तो वो एकदम खुला प्लेटफॉर्म होता है, इसलिए एट का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कब किया जाता है, वो थोड़ा सा स्पेशल है। दूसरा एट का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी सेंटेंस में दो स्थानों का वर्णन करें, दो स्थानों का, और उसमें में आया हो, में, एक स्थान बड़ा हो और एक छोटा हो। सिंपली होता ही है, जब आप अपना एड्रेस बताते हैं, तो आप जब एड्रेस बताएंगे तो एड्रेस में आप एक बड़ा स्थान बताएंगे, एक छोटा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग, मैं कहूँ कि मैं फ़र्रुखाबाद के कमालगंज में रहता हूँ। फ़र्रुखाबाद जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है, कमालगंज जो कि ब्लॉक है, पोस्ट ऑफिस। तो फ़र्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट और कमालगंज ब्लॉक यानी कि पोस्ट ऑफिस दोनों ही है वहाँ पर। तो कमालगंज फ़र्रुखाबाद से छोटा स्थान है, तो इसलिए बड़े स्थान के साथ इन और छोटे स्थान के साथ एट का यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की है। इसलिए यहाँ पर दो स्पेस दिए हुए हैं फिल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर फ़र्रुखाबाद जो कि बड़ा है, कमालगंज जो कि छोटा है। बड़ा स्थान, छोटा स्थान, आपको तो नहीं पता, मैं बता रहा ना। फ़र्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, कमालगंज पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक, थाना, तीनों यहाँ पर हैं। तो ये छोटा जो कि फ़र्रुखाबाद में पड़ता है। तो इसलिए कमालगंज के साथ एट, जबकि फ़र्रुखाबाद के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ये थी हमारी प्रीपोजिशन। अब हम एक बार सारी प्रीपोजिशंस को रिवीजन करते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं।
बाई का प्रयोग पास और नज़दीक समीप के लिए किया जाता है, परंतु नज़दीकी बहुत ही अधिक दर्शाई गई हो, अधिक समीपता दर्शाई गई हो तब। बिसाइड का प्रयोग भी इन्हीं शब्दों के लिए किया जाता है, पर इनमें अंतर यह है कि जब आप दाएं और बाएं की स्थिति बताना चाहते हैं तब। नियर का प्रयोग कॉमन सेंस में किया जाता है, जिसमें कोई स्थिति का पता नहीं। अगर आप कभी कंफ्यूज हों इन सारी चीज़ों में तो सिंपली अगर आप एक दूसरे की जगह पर लगा देते हैं तो ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं हो जाएगी जिससे कि आपको कोई एग्ज़ाम में मार्क्स का लॉस हो जाए। बस स्थिति अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाएगी, बट गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ होता है के साथ साथ, के अतिरिक्त, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स, दो टास्क किए जाने का भाव प्रकट होता है, जबकि इंस्टेड ऑफ उसका अपोजिट होता है और दो टास्क में से कोई एक टास्क किए जाने का भाव एक्सप्रेस होता है। ये दो ऑफ हैं। इसका अर्थ काकी के दो नाउन्स को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि इस ऑफ का यूज़ से अलग से दूर के लिए किया जाता है, जैसे कि गेट ऑफ, स्विच ऑफ। मोस्टली ये ऑफ किसी न किसी वर्ब के साथ जुड़ी रहती है। और नेक्स्ट है आफ्टर और बिहाइंड। आफ्टर के दो अर्थ होते हैं, एक बात जो सिंपली हर कोई जानता है, दूसरा होता है पीछे, जब गति दर्शाई गई हो तब। जैसे मैं कहूँ कि वह मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ही इज़ कमिंग आफ्टर मी। जबकि बिहाइंड का यूज़ स्थिर अवस्था में, वह मेरे पीछे बैठा है, ही सैट बिहाइंड मी। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस रहेगा ही वॉज, बैठा है, ही इज सिटिंग बिहाइंड मी। और नेक्स्ट है बिफोर, जिसके तीन अर्थ हैं। पहले, सिंपली पहले शब्द आए तो आप बिफोर लगाएं, आगे आए तो बिफोर लगाएं, बट सामने आ जाए, सामने आ जाए, सामने भी हो सकता है, सामना भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उधर सामने लिखा इस वजह से लिख दिया। तो सामने आ जाए तब आपको सोचना पड़ेगा कि बिफोर लगाएं कि इन फ्रंट ऑफ लगाएं। तो आप याद रखें कि जब गति इसकी तरह दर्शाई गई हो तो बिफोर, और स्थिरता दर्शाई गई हो तो इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद अगेंस्ट, सिंपल, एक वर्ड मीनिंग की तरह से लर्न कर लें, के विरुद्ध, के खिलाफ अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है। और कभी कभी इसका सेंस होता है पर ये वर्ड नहीं होते, तब भी आप अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। ड्यूरिंग, जब के दौरान और के समय आए तो ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का यूज़ करें। और फिर दो आ गई जो एक जैसी हैं, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू। बिकॉज ऑफ और ड्यू टू दोनों का ही अर्थ होता है के कारण, या हम कह सकते हैं की वजह से। तो ड्यू टू नाउन के साथ, जबकि बिकॉज ऑफ कार्य के साथ, यानी कि किसी वर्ब के साथ यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है इन स्पिट ऑफ। इन स्पिट ऑफ का यूज़ हिंदी में आए हुए वर्ड के बावजूद के लिए किया जाता है, जैसे कि बीमार होने के बावजूद वह मेहनत करता है, तो आप इसे बना सकते हैं इन स्पिट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। जबकि इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, जो अभी हम इससे लिंक करके बता चुके हैं, और एट, जो कि पर के लिए भी यूज़ होता है और मे के लिए भी यूज़ होता है, बट जब दो स्थान होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़े स्थान के लिए इन और छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा क्लास। आई होप सो यू मस्ट हैव लाइक दैट, आपको पसंद ही आना चाहिए। और अगर आपको सच में पसंद आया हो तो आप, जैसे रोज़ाना हम आपसे कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। और याद रहे, बेल आइकन को प्रेस करते समय बेल आइकन में ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करें, जो सबसे ऊपर दिखाई देगा, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे और आप नहीं जान पाएंगे हमारा नया वीडियो अपलोड हो गया। कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से हमारा जो है हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मरते हुए को भी जिंदा किया जा सकता है इनकरेजमेंट से। इसके अलावा आप हमारे पीछे के वीडियोस देखें, प्रीपोजिशंस के 3 वीडियो पहले बनाए जा चुके हैं,
जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशंस की गई हैं प्रीपोजिशंस की। पहले उन्हें देखें और फिर इसे देखें। तो अब तक की प्रीपोजिशन की 4 वीडियोस बन चुकी हैं, 5वीं आपको कल मिल जाएगी। और इस तरीके से प्रीपोजिशन से होने वाली सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और वो बच्चे जो कि ग्रामर में बहुत ही वीक और कमज़ोर हैं, उनके लिए बिल्कुल बेसिक से क्लास भी चला रहे हैं। उनके लिए बिल्कुल शुरू से टेंसेस से चल रहा है, जिसमें 3 टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आप उन टेंसेस को पढ़ें और साथ ही साथ हायर लेवल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए या कंपटीशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो चुकी है। तो हमारी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो 3 लेवल पे चल रही हैं। हायर लेवल के लिए अलग, इंटरमीडिएट या कंपटीशन वगैरह के लिए। जो बेसिक्स बहुत ही कमज़ोर हैं इंग्लिश में, उनके लिए अलग, वो भी साथ में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जनरली सभी के लिए ये चल रहा है प्रीपोजिशंस। अगर एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द एरा इज़ मोस्ट फास्ट एंड पावरफुल, एवरीबडी लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। हर कोई अंग्रेज़ी बोलना चाहता है, अंग्रेज़ी का क्रेज़ है। तो अगर आप नहीं भी कोई स्टडी कर रहे हैं, बेवजह खाली मूली जो है आप लॉकडाउन में अपने बदन को जो है तोड़ रहे हैं, तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वीडियोस देखें और घर बैठे अंग्रेज़ी सीखने का आनंद लें, जिसमें आपको हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़ सिखाई जाएगी। और 4th हमारा टास्क रहेगा जब हम बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और उसके बाद कि हम कुछ समय के बाद स्पीकिंग्स के क्लासेस भी अपलोड करने लग जाएंगे। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू फिनिश माई क्लास। हैव अ गुड डे।